Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into the post-Mauryan period. मौर्योत्तर काल को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो हम अपने मौर्योत्तर काल के आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं, यानी कि सातवाहन। हाँ, सातवाहन जो है हमारा आखिरी टॉपिक है जिसमें हम आज सातवाहनों को देखेंगे और इसे हम दो सेगमेंट में देखेंगे। आज का वीडियो जो होगा वो रूलर्स पे होगा। हाँ, सातवाहन आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे रूलर्स एक सेगमेंट में देखेंगे आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये हम पूरा इसको देखेंगे, एडमिन, आर्किटेक्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, यानी कि प्रशासन, स्थापत्य, धर्म और भाषा को हम देखेंगे ये दूसरे वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा रूलर्स पे होगा, सातवाहन डायनेस्टी के, जो यहां हम देखने वाले हैं। देखिए ये सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए जब पोस्ट मौर्यन पीरियड हम पढ़ रहे हैं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में मैंने बताया था कि मौर्यों के बाद, हाँ, पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है, तो मौर्यों के जो उत्तराधिकारी होंगे वो उत्तराधिकारी उनको हम दो सेगमेंट में देखते हैं। एक सेगमेंट तो नेटिव उत्तराधिकारी होंगे यानी देशी उत्तराधिकारी होंगे, दूसरे जो होंगे फॉरेनर्स होंगे यानी कि विदेशी उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि नेटिव सक्सेसर और फॉरेन सक्सेसर्स, ठीक है। फॉरेन सक्सेसर नॉर्थ वेस्ट से आएंगे, इधर से मैंने बताया था। हाँ, नॉर्थ वेस्ट से, ये सेंट्रल एशिया से सभी आएंगे। मध्य एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रल एशिया से सब आएंगे भारत में, यानी उत्तर पश्चिम से आएंगे। और इसमें हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक को यानी हिंद यमन को, सीथियंस को यानी शकों को, पर्थियंस को और कुषाणों को। पर्थियंस ईरान के नॉर्दर्न पार्ट को हम कहते थे, और इंडो ग्रीक जो है ये मैंने बता दिया था कि इंडो ग्रीक जो है ये बैक्ट्रिया के हिंद यमन थे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ नॉर्दर्न पार्ट होगा और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट होगा जिसको कहा जाता था बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया के हिंद यमन थे ये इंडो ग्रीक थे। सीथियंस को हिंदी में शक, पर्थियंस जो कि ईरान का, पर्थियंस जो थे ये देखिए ईरान का जो है, ईरान का नॉर्दर्न पार्ट जो होगा वो पर्थियंस होंगे, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ये तो पूरा ईरान हो गया, और ये नॉर्दर्न पार्ट, इन्हीं को हम पर्थियंस कहते थे, हाँ, पार्थिया कहते थे। और कुषाण के जो हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया, लास्ट वीडियो में हमने शुंग और कान्वा खत्म किया था। उसके पहले हम कुषाण को पढ़ रहे थे जहां पे हमने कनिष्क को पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ा था किसको, इंडो ग्रीक, और यहां पर हमने मेन शासक मिनांडर को देखा था। सीथियंस में रुद्रदामन को देखा था। पर्थियंस में थोड़ी सी जानकारी गोंडोफर्निस के बारे में, और कुषाणों में तो हमने पूरा का पूरा पढ़ा था कनिष्क को। हाँ, ये पढ़ चुके हैं हम। बाद में जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये जो सेंट्रल एशियन रूलर्स हैं उनको, उनका इंपैक्ट देखेंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट हम यहाँ पे पढ़ते वक्त भी देख चुके हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में भी हम एक वीडियो में उनका इंपैक्ट देख लेंगे। उसी तरह से हम नेटिव में फिर आ गए थे, और सबसे पहले हमने बताया था, पढ़ा था हमने नेटिव्स में यानी कि देसी सक्सेसर्स में शुंग डायनेस्टी को, जहां पे हमने पुष्यमित्र शुंग को पढ़ा था और बताया था कि पुष्यमित्र शुंग जो है इसी ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी इस क्षेत्र में, ठीक है। और यहीं पे बाद में, ठीक है, यहीं पे बाद में कण्व आ गए थे शुंगों को हराकर, ठीक है। और यहीं पे जो आएंगे कैसे, सातवाहन बेसिकली तो इनका ओरिजिन तो है साउथ इंडिया, लेकिन जब ये अपनी सत्ता स्थापित करेंगे तो ये कण्व को हरा कर आएंगे। और बहुत लोगों को ये के मन में ये सवाल आएगा कि ये तो यहां पर है, फिर ये यहां कैसे पहुंचेंगे। देखिए ओरिजिन इनका जो है वो साउथ इंडिया का था, ठीक है, दक्षिण भारत का था, लेकिन जब ये अपनी सत्ता स्थापित करेंगे तो कण्वों को हरा के करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहुंचेंगे, और हालांकि ये इधर हैं लेकिन पूरा क्षेत्र इनका नॉर्थ इंडिया का नहीं होगा, कुछ साउथ इंडिया का, स्मॉल पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया आप कह सकते हैं, जो कि इनके कंट्रोल में आएगा। इसलिए मुख्यतः हम सातवाहनों को मानते हैं कि दक्षिण में थे, लेकिन आएंगे ये सेंट्रल इंडिया में कण्वों को हराकर। हो सकता है कि जब कण्व यहां हो तो यहां पर ये क्षेत्र सिमट के छोटा हो गया हो, ठीक है ना। इस वजह से इनके पास इधर का
छोटा क्षेत्र आया हो। ठीक है, तो सातवाहन यहाँ पे इनका ओरिजिन होगा और ये बेसिकली यहाँ से अपनी सत्ता स्थापित करेंगे कानुओं को हराकर। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो मैंने ये बताया कि हम आज के वीडियो में रूलर्स को देखेंगे, हाँ, यहाँ पे हम इन शासकों को देखेंगे सातवाहन वंश के, और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रशासन को यानी एडमिन को, आर्किटेक्चर को, रिलीजन को और लैंग्वेज को देखने वाले हैं। तो देखिए, पोस्ट वॉरियर पीरियड तक पहुंचने में हमने एक लंबा सफर तय किया है। सबसे पहले हमने स्टोन एज को देखा था यानी पाषाण काल को, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, यहां से सिंधु नदी देखिए, इसी की सहायक नदियों के, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी और इसे प्रथम नगरीकरण कहते हैं। तो सवाल कई बार आता है कि प्रथम नगरीकरण नहीं देगा सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीकरण जो है वो किस नदी के सहारे डेवलप हुआ, तो हम कहेंगे सिंधु नदी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन या प्रथम नगरीकरण। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे वैदिक पीरियड में, जिसका टाइम पीरियड है 1500 टू 600 बीसी। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, उसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी यानी 1500 टू 1000 बीसी ईसा पूर्व कहेंगे। ठीक है, बीसी को, और लेटर यानी उत्तर वैदिक पीरियड में 1000 से 600 बीसी तक का ये समय है। तो इस तरह से 1500 से 600 बीसी तक का पूरा टाइम पीरियड जो है वो वैदिक पीरियड का है। ठीक है, ये था। उसके बाद देखिए वैदिक पीरियड में, इसको भी अभी हम देखेंगे, पहले एक सीक्वेंस देख ले, फिर ये जनपद को भी, हालांकि हर वीडियो में मैं बताते रहता हूं। उसके बाद हम आ जाएंगे वैदिक पीरियड के बाद 6th सेंचुरी बीसी में। तो 6th सेंचुरी बीसी में क्या होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद आएंगे इस पूरे क्षेत्र में। दक्षिण में एक आएगा, बाकी यहाँ पे 16 महाजनपद आएंगे, जिसमें यहाँ पे होगा मगध और ये स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर यहाँ पे आएगा। देखिए पहले यहाँ पे जन था। ठीक है, ये देखिए शहरी सभ्यता अर्बनाइजेशन, ये फिर देहाती हो जाएगी। ठीक है, ये सभ्यता देहाती होगी यानी रूरल होगी, और यहाँ सबसे पहले जन और जनपद है। पहले जन होगा ऋग वैदिक यानी अर्ली वैदिक पीरियड में, सिर्फ एक जो कहते हैं कि कबीलाई लोग होंगे, हाँ, यहाँ पर तो उन कबीलों को कहा जाता था जन। जैसे कि आर्यों के कबीले होते थे, आर्य जो हैं या अनार्य हैं, यहाँ पे ये समाज जो था कबीलाई समाज था। आर्य हो या अनार्य हो, इनका एक समूह होता था जो एक कबीलाई समूह होता था, जिसमें कुछ लोग रहा करते थे और कुछ ये जानवरों को रखते थे, खासकर गायों को। यहाँ पर गायों का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर आपको ये लोग क्या करते थे, लैंड के लिए नहीं लड़ेंगे, यहाँ पे लड़ाई सिर्फ किस लिए होगी, वो कबीला जो है, जैसे आर्य आए भारत में, तो भारत में आर्य कबीलों के अलग अलग नाम, पुरु, यदु, हाँ, तुर्वस, भरत, ये सब कबीला थे और कबीलों के समूह का ये नाम था। ठीक है, उस एक कबीले से भरत कबीला है, उसको कहेंगे भरत जन, ये जन कहलाते हैं। यदु कबीला है, वैसे ही यदुजन, वैसे ही अनार्यों के कबीले, पक्त है, भलारस है, इन सबको जन कहा जाएगा। ठीक है, तो जन थे। यहाँ लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती थी, जमीन के लिए नहीं होती थी। ये क्या करते थे, अपने पशुधन की रक्षा के लिए या उस कबीलाई समूह में यानी ट्राइबल ग्रुप में, जो इस जन में, जन एक ट्राइबल ग्रुप है, इस जन में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए लड़ाई होगी। इसलिए इसके राजा को जनस्य गोपा, और चूंकि गायों के लिए मुख्यतः इनका जो वार होता था, तो ये होता था गाय के लिए, गाय का बहुत महत्व था, काऊ का। ठीक है, तो कहा जाता था मोस्ट ऑफ द वॉर्स इन दिस पीरियड वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। ठीक है, गायों के लिए, तो इसलिए इसके राजा को जनस्य गोपा या गोपति भी कहते हैं। यहां आने पर बहुत सारी चीजें होंगी और जन जो है, एक जन दूसरे जन पे अटैक करना शुरू करेगा। तो जन और जन जब अटैक करेंगे, एक जन दूसरे जन पे अटैक करेगा, तो दूसरे जन पे अटैक करेगा, जो जीतेगा अपने में मिला लेगा। तो इसलिए से विस्तार शुरू हो जाएगा, लैंड का विस्तार शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ का राजा भूपति कहलाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपल लाइफ है, यहाँ कर्मकांड बढ़ जाएगा, वार होंगे विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पर सिंपल लाइफ था। कहां पे, ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल में। अब विस्तार होना शुरू हो जाएगा, यहाँ कर्मकांड बढ़ जाएगा। कर्मकांड का मतलब बलि, यज्ञ, हाँ, बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, मंत्रों के उच्चारण पर जोर दिया जाएगा वैदिक धर्म में। ठीक है ना, अगर मंत्रों का उच्चारण गलत हो गया तो कहा जाता था, ब्राह्मण कहते थे अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों को बहुत सारा पैसा रुपया दिया जाता था, डोनेशन दिया जाता था। तो ये सब चीज, यहाँ कर्मकांड बढ़ गया। यहाँ गोपति है राजा, यहाँ भूपति है, क्योंकि अब यहाँ लैंड का विस्तार होने लगा। हाँ,
मैंने बताया जन एक जन पे अटैक करेगा, उसको मिला लेगा जीत कर, या इस जन के आगे अगर कोई क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, तो जंगल को साफ किया जाएगा कुल्हाड़ी से या आग लगाकर, फिर उस क्षेत्र को मिलाकर जनपद बना दिया जाएगा। आगे जब हम 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं तो मैंने बताया कि महाजनपद पीरियड, यहाँ मगध सबसे बड़े महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। और कैसे होता है, जन था जनपद था, ठीक है, हाँ, जन और जन मिले जनपद हो गया, फिर कई जनपद मिलेंगे तो महाजनपद हो गया। उसी 16 महाजनपद इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे आपको भारत में, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब इसी 16 महाजनपद में से मगध जो यहाँ पे है, आज बिहार वाला मगध, वहां ये सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा, कई महाजनपदों को अपने में समेटेगा। और जैसे ये कौशल महाजनपद को, हाँ, वज्जी को, ठीक है, उसके अलावा वत्स, अंग, काशी सबको मिला लेगा अपने आप में और एक बड़े ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरेगा, ठीक है, बहुत ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरेगा। यहाँ पर कई डायनेस्टी आएंगी, हर्यक डायनेस्टी, हाँ, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी हम पढ़ चुके हैं उनके राजाओं के बारे में। मुख्य राजा जो थे, हाँ, प्रमुख राजा हर्यक डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और भी थे, लेकिन ये 3 प्रमुख थे। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग और कालाशोक, जिसे दिव्यावदान में काकवर्ण भी कहा जाता है। दिव्यावदान एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मौर्यंस के पहले जो डायनेस्टी आएगी मगध में, ठीक है, वो कहा जाएगा उसे नंद डायनेस्टी। और यहाँ पर महानंदिनी, महापद्मनंद और सबसे अंतिम शासक जो होंगे यहाँ पर वो घनानंद। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण होगा और घनानंद को ही हराकर बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव कौन रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, 322 बीसी में। यहाँ पे जो सबसे पहले शासक होंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, सीएम बिंदुसार और अशोक को, ठीक है, ये 3 शासक यहाँ पे आएंगे। तीनों को हमने पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में। तो घनानंद को हराकर अंतिम शासक होगा नंद डायनेस्टी का, जो कि मगध में आएगा, मगध पर राज करेगा। मगध इस समय एक बड़े महाजनपद को, अब कहा जा रहा है कि जब ये मगध स्ट्रॉन्गेस्ट बन के उभरेगा, 16 महाजनपदों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर, तो ये कई महाजनपदों को समेटेगा अपने आप में और इस तरह से यहाँ पे राज्य बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। जनपद और राज्य का डेवलपमेंट होगा, यहां पर राज्य बनेगा। और राज्य के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, घनानंद को हराकर, मगध के पे नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक घनानंद या धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे। तो यहां पर कहा जाता है कि फिर एक पहली बार भारत में एक साम्राज्य का कॉन्सेप्ट, एम्पायर का कॉन्सेप्ट उभर के आता है। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पहले और मौर्य साम्राज्य के बाद इतना बड़ा, हाँ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो 6th सेंचुरी बीसी है, कई इसको कहा जाता है महान परिवर्तनों का काल, हाँ, पीरियड ऑफ द ग्रेट चेंजेस, क्योंकि 16 महाजनपद दिखाई देंगे। मगध जो है स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा और यहाँ कई ताकतवर डायनेस्टीज निकलेंगी। अभी मैंने बताया जैसे हर्यक डायनेस्टी, हाँ, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। यही द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन सिंधु नदी के सहारे, द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बेनाइजेशन का फेज 6th सेंचुरी बीसी में होता है। क्योंकि यहाँ देखिए यहीं पे लोहे के बारे में पता चल जाएगा, आयरन के बारे में, तो कृषि में इस्तेमाल होने लगेगा, तो बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और ये इससे जो है बल मिलेगा किसे, सेकंड अर्बेनाइजेशन फेज को। तो इसे सेकंड अर्बेनाइजेशन का फेज भी कहा गया। यहीं पे रिलीजियस मूवमेंट भी होता है, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट, कुछ धार्मिक आंदोलन होंगे। मैंने बताया कि जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, यहाँ कर्म कांड बढ़ जाता है, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाता है, सुपरस्टिशन बढ़ जाता है, हाँ, यज्ञ, सैक्रिफाइसेस यानी बलि, ये सब आएगा यहाँ पे। तो इसके विरोध में कुछ धार्मिक आंदोलन होंगे जिसमें 2 धर्म मुख्य रूप से उभर के आ रहे हैं। बहुत सारे धर्म तो आएंगे लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। खासकर यहाँ जो चलेगा वो बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैनिज्म पहले से था, मैं बार बार बताते आया हूं, लेकिन इस समय महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैनिज्म बहुत ही मुख्य रूप से सामने आएगा वैदिक धर्म के खिलाफ। तो 2 धर्म आएंगे वैदिक धर्म के खिलाफ, इसलिए इसी पीरियड बुद्धिज्म और जैनिज्म का समय है। तो इस पीरियड को 6th सेंचुरी बीसी को बुद्ध का समय भी कहते हैं, बुद्धा पीरियड भी कहते हैं। तो 6th सेंचुरी बीसी को महान परिवर्तनों का काल कहते हैं। तो हमने यहां तक देखा स्टोन एज, पाषाण काल,
हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड और 6th सेंचुरी बीसी। उसके बाद देखिए 6th सेंचुरी बीसी के बाद होंगे कुछ फॉरेन इन्वेजन। पहली बार भारत में बाहर से बाहरी आक्रमण होगा और होगा डेरियस फर्स्ट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं दारा फर्स्ट का, जो कि ईरानी साम्राज्य या हखामनी साम्राज्य आप कह सकते हैं, उसका आक्रमण होगा 516 बीसी में। दूसरा आक्रमण होता है 326 बीसी में, 326 बीसी में। ये यूनानी आक्रमण होगा, ग्रीक आक्रमण, सिकंदर का होगा। हाँ, सिकंदर का होगा, यानी उसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर का होगा। तो दो आक्रमण, ईरानी और यूनानी आक्रमण, इसके बाद की घटना, ठीक है। और इसी समय सिकंदर का आक्रमण कब होता है? जब मगध पर धनानंद अंतिम, आपको नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद का शासन है, लेकिन उस समय सिकंदर को लौटना पड़ता है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। वो बहुत सारे कारण थे, हमने अलेक्जेंडर को पढ़ा था यहाँ पर, तो डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है और उसके बाद 322 ईस्वी में मैंने कहा था, हाँ, मगध के में नंद डायनेस्टी जो है, पहले हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक को हराकर सीएम, इट मींस कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे और पहली बार एक साम्राज्य का कॉन्सेप्ट उभर के सामने आएगा। देखिए मैंने बताया, हाँ, ये तो पाषाण काल, आईबीसी, ये अर्बन सिविलाइजेशन, फिर अर्बन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है और यहाँ पर वैदिक पीरियड, आर्यों का समय शुरू होता है दो पार्ट में, हाँ, ऋग्वैदिक और लेटर, यानी अर्ली वैदिक और लेटर, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे में हमने देखा जन से जनपद बन जाता है, जनपद से महाजनपद बनता है और महाजनपद से मगध जब स्ट्रॉन्गेस्ट और ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आता है, तो कई महाजनपदों को अपने में समेटते हुए ये राज्य का फॉर्म लेता है और उसके बाद कुछ फॉरेन इन्वेजन होते हैं और फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी की नींव पड़ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और पहली बार एम्पायर का कॉन्सेप्ट होगा, यानी जनपद, हाँ, महाजनपद। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, जब मगध में कई डायनेस्टी आएंगे और तो यहाँ पर ये हम कहेंगे राज्य बनेगा, जनपद, महाजनपद, राज्य, और राज्य के बाद ये बीच में एक इन्वेजन होगा, दो इन्वेजन होंगे और फिर साम्राज्य का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा। पहली बार एक एम्पायर को हम यहां देखेंगे। यहां पर हम तीन शासकों को मुख्य रूप से हमने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को, उनके बेटे बिंदुसार को और फिर अशोक को। और उसके बाद अंतिम मौर्य शासक जो होगा बृहद्रथ होगा, जिसे 185 बीसी में, हाँ, पुष्यमित्र शुंग उसका मर्डर करेगा, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी, जो कि नेटिव सक्सेसर के रूप में यहां पर उभर के आएंगे, ठीक है। और शून्य के बाद कण्वा मैंने बताया यहीं पर, और कण्व के बाद साउथ से ओरिजिन जिनका है सातवाहनों का, लेकिन ये सत्ता स्थापित करेंगे यहां से सेंट्रल इंडिया से कर्मों को हराकर, ठीक है। दो पार्ट में हमने बताया, एक मौर्यों के जो सक्सेसर होंगे मौर्य उत्तर काल में, वो दो पार्ट में आएंगे, हाँ, दो पार्ट में कह रहे हैं, इनको हम दो सेगमेंट में देखेंगे क्योंकि दो तरह के सक्सेसर होंगे, दो तरह के उत्तराधिकारी होंगे, एक देसी उत्तराधिकारी, एक विदेशी उत्तराधिकारी। देसी उत्तराधिकारियों में शुंग, कण्व, सातवाहन, विदेशी अधिकारियों में इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन, ये बैक्ट्रिया के हिंद यवन है, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया ये वाला क्षेत्र है, उत्तर अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान और सेंट्रल इंडिया का कुछ क्षेत्र लिए हुए। उसके बाद सीथियन, जिन्हें हिंदी में शक कहते हैं, फिर पर्थियंस जो नॉर्थ ईरान का पार्ट होता है, पर्थिया, और उसके बाद कुषाण, जो हमने यहाँ पर कनिष्क को पढ़ा था। आज हम इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, शुंग और कान्वा भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम सातवाहन को पढ़ रहे हैं, जिसे हमने दो सेगमेंट में किया है। एक बार हम रूलर्स को देखेंगे, कौन कौन से शासक हैं यहाँ पर, हाँ, और दूसरे सेगमेंट में हम यहाँ पे प्रशासन, स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर, रिलीजन यानी धर्म, और लैंग्वेज यानी कि भाषा को हम देखने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि इसका कुछ पार्ट तो इसमें आएगा, लेकिन अगर मैं ना भी पढ़ाऊं तो चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक पैटर्न में हम पढ़ लेंगे, कुछ चीजें तो रूलर्स में आ जाएंगी इनकी, ठीक है। लेकिन जब आप एक पैटर्न में पढ़ेंगे यहाँ पर, तो वो कुछ चीजें आपके दिमाग में ज्यादा जल्दी सेट करेंगी, इस वजह से मैंने ये बनाया है। हालांकि नहीं पढ़ाता, बहुत जगह इसको नहीं पढ़ाया जाता, यही पे पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तृत चीजों को लेकर चलता हूं, तो एक वीडियो में इस पे और करूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे सीमुक जो है,
सीमुक जो है संस्थापक होगा, जो कि सातवाहन डायनेस्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं अभी। यहाँ पर देख रहे हैं सीमुक जो कि स्थापना करेगा, किसको, कैसे स्थापना करेगा, अंतिम, हाँ, कर्म शासक होगा। कर्म के बाद सातवाहन आएंगे। अंतिम कर्म शासक सुशर्मन या सुशर्मन को मार देगा, यानी कि उसका मर्डर कर देगा, और फिर सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना करेगा। और यहाँ पर सीमुक के बाद कृष्ण, शातकर्णी फर्स्ट, हाल, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री शातकर्णी और पुलवामी थर्ड। तो इन लोगों को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हमें देखना है यहाँ पर। तो बेसिकली हमें देखिए जो मेन देखना है, सातकर्णी फर्स्ट, हाल, इनको हाला भी कहते थे, हाला, आप इनको हाल या हाला, इंग्लिश में हाला, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मेन हमें थोड़ा जानकारी लेनी होगी यहाँ पर, सातकर्णी फर्स्ट, हाला के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी, थोड़ा सा वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, और एक दो इंफॉर्मेशन यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पूरे सातवाहन डायनेस्टी को हम यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके एक एक रूलर को देखेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी बात करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि इन शासकों को हमें पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें है और सबसे महान शासक सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र सातकर्णी। लेकिन सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं सातवाहनों के बारे में। देखिए, सातवाहनों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि पुराणों में इन्हें आंध्रवृत्त कहा गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। यहाँ के शासकों को, रूलर्स को दक्षिणाधिपति कहा गया। सिंबल यानी प्रतीक जो है सातवाहनों का, वो चैत्य है। और चैत्य क्या होता है, बुद्धिस्ट टेम्पल को, बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है। इस पे हम चर्चा भी करेंगे थोड़ा सा, जब हम नेक्स्ट वीडियो में सातवाहनों के आएंगे। अंतिम वीडियो होगा वो हमारा, उसमें हम आर्किटेक्चर वाले पार्ट में जाएंगे, तो वहां हम चैत्य की और थोड़ी सी स्तूप की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल को कहते हैं। तो इनका सिंबल प्रतीक जो है चैत्य है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मत्स्य पुराण में जो इंफॉर्मेशन मिलता है, रेफरेंस ऑफ 19 रूलर्स आउट ऑफ 30, यानी कुल 30 शासकों में से, सातवाहन वंश के 30 शासकों में से 19 की चर्चा मिलती है, ठीक है। ये मत्स्य पुराण के अनुसार, ठीक है, मत्स्य पुराण में, ठीक है। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स नहीं इशू किया, ठीक है। कुषाणों ने, ध्यान रखिए, कुषाणों ने गोल्ड कॉइन इशू किया था। और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स, इनके अधिकतर सिक्के जो होंगे वो शीशे के होंगे, यानी कि लीड के होंगे, ठीक है। मातृ प्रधान है, हाँ, एक तरह से मातृ प्रधान ये वंश है। क्यों? क्योंकि देखिए आगे जो देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये माताओं का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये मातृ प्रधान है, एक तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ मदर यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, कि महिलाओं की यहाँ पर इज्जत है, नो डाउट्स, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पुरुषों की प्रधानता नहीं है। क्योंकि देखिए, जितने भी शासक हैं वो सभी पुरुष हैं इसमें, भले उनका नाम माताओं के, उनके मदर के नाम पे है, मतलब उनके मदर का नाम जुड़ा हुआ है, बावजूद कोई भी यहाँ पे महिला नहीं है। यानी कि आपको रूलिंग क्लास में महत्व अगर देखा जाए तो शासक के रूप में पुरुषों का ज्यादा रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं की इज्जत थी, और ये कम बड़ी बात नहीं है कि ये सातवाहन शासक अपने नाम में मदर का नाम जोड़ते थे, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा यहां पर, हाँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हमने बताया, पुराणों में आंध्रवृत्त कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुराण जो है, पुराण में कहीं भी रूल ऑफ सातवाहन नहीं है, यानी सातवाहन शब्द की भी चर्चा नहीं है पुराणों में। हाँ, आपको आंध्र वर्ड की चर्चा है, तो रूल ऑफ आंध्रा है कहां पे, पुराणों में। जबकि सातवाहनों का जो इंस्क्रिप्शन है, सातवाहनों का जो अभिलेख है, उसमें आंध्र की ही चर्चा नहीं है, सिर्फ सातवाहनों की चर्चा है। यानी पुराण की अगर बात करेंगे, वहां सातवाहन शब्द की चर्चा नहीं है, वहां सातवाहनों के शासन की चर्चा नहीं है, हाँ, वहां सिर्फ रूल ऑफ
आंध्रा की चर्चा है, ध्यान दीजिएगा। जबकि सातवाहन इंस्क्रिप्शन में, सातवाहनों के अभिलेख में आंध्र जैसा शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ सातवाहन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और देखिए सातवाहनों का जो टेरिटरीज था, मैंने आपको मैप में तो बता ही दिया कि कौन सा था, किस तरह, मेनली आपको साउथ इंडिया था, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक, यानी साउथ इंडिया में आंध्रा कर्नाटक आप देख लीजिए जो इनका क्षेत्र था, टेरिटोरी था। ठीक है, यहां पर देखिए हमने कर्म जब पढ़ा था, शुंग को पहले शुंग डायनेस्टी आया था, मौर्योत्तर काल में यानी मौर्यों के सक्सेसर के रूप में जो देसी उत्तराधिकारी यानी नेटिव सक्सेसर्स आए थे, उसमें पहले शुंग डायनेस्टी था, पुष्यमित्र शुंग ने एस्टैब्लिश किया था शुंग डायनेस्टी को, अंतिम मौर्य शासक वृद्रथ की हत्या करके। उसके बाद कर्म डायनेस्टी आया। ठीक है, कर्म डायनेस्टी किसकी जगह पे आया? शुंग की जगह पे ही। और वहां पे बस कर्म में हमने इतना ही जाना था कि वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा या सुशर्मन 4 शासक थे। अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या करेगा सिमुक, मर्डर्ड, सिमुक ने मर्डर कर दिया और ये सातवाहन वंश की शुरुआत कर देगा। ठीक है, तो यहां पर हमें जो इसका सबसे महान शासक है वो है गौतमीपुत्र शातकर्णी। हाँ, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र शातकर्णी। और बाकी हम इंफॉर्मेशन जो लेंगे विल टॉक अबाउट सातकर्णी फर्स्ट, हाला। हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी तो सबसे महान शासक थे, तो इनके बारे में तो बात होगी। थोड़ा वशिष्ठीपुत्र, पुलवामी और थोड़ी सी जानकारी यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जो इंफॉर्मेशन है शासकों के बारे में वो हम गैदर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आगे बढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट रूलर्स वन बाय वन। तो यहां पर देखिए सातवाहन डायनेस्टी के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप चाहें तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने बताया था कि सिमुक जो था इसने अंतिम कर्म रूलर सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या कर दी। सिमुक फाउंडर है। हाँ, फाउंडर जो है यानी संस्थापक जो है सातवाहन वंश का वो सिमुक है। ठीक है, और इसने क्या किया था? मर्डर्ड लास्ट कर्म रूलर सुशर्मा और सुशर्मन, और इसी का मर्डर करके उसने क्या किया कि स्टैब्लिश किया, फाउंड किया सातवाहन डायनेस्टी को। तो फाउंडर आपका सिमुक हो जाएगा। और इसने कैपिटल जो बनाया था ये श्रीकाकुलम या श्रीकुलम या इसी को श्रीकुलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है सिमुक के बारे में। यानी कि सातवाहनों का जो प्रारंभिक राजधानी जो था, प्रारंभिक कैपिटल या राजधानी वो श्रीकाकुलम या श्रीकुलम था। बाद में ये पैठन या प्रतिष्ठानपुर भी बनेगा, आगे देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी अगर एग्जाम में पूछता है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए, ठीक है, प्रारंभिक, तो देखिए सिमुक ने बनाया था तो प्रारंभिक राजधानी तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रारंभिक राजधानी कौन सा हो जाएगा? अब से अगर पूछा जाए कि सातवाहनों का प्रारंभिक राजधानी हाँ कौन सा था, प्रारंभिक कैपिटल या फर्स्ट कैपिटल आप कुछ कहा जाए तो आप कहेंगे श्रीकाकुलम। तो ये आपका जवाब होना चाहिए। और फाउंडर कौन था? तो सिमुक था। कैसे उसने किया? तो अंतिम कर्म शासक सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या करके उसने सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत की। तो ये दो बातें सिमुक के बारे में हमें ध्यान रखना है। कृष्ण के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। आगे आते हैं सातकर्णी प्रथम। ठीक है, ये सातकर्णी प्रथम देखिए, सातकर्णी प्रथम यहां से, ये तो आप याद रखेंगे ही, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट या प्रथम। अब यहां पर देखिए सिमुक तो फाउंडर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है ये सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। तो ये आप रखेंगे रियल फाउंडर। ठीक है,
इसके समय में इस पे सातकर्णी फर्स्ट पे खारवेल एम्पेरर ऑफ कलिंग, खारवेल जो था ये कलिंग का यानी आज का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है तो वहां का के शासक ने आक्रमण किया था, ठीक है, लेकिन इसने सातकर्णी प्रथम ने उसे हरा दिया था। देखिए यहां पे लिखा हुआ है खारवेला एम्पेरर ऑफ कलिंगा अटैक्ड बट वाज डिफीटेड, और यह किसकी चर्चा कर रहे हैं, सातकर्णी फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं, यानी सातकर्णी फर्स्ट ने इसे हरा दिया। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि सातकर्णी फर्स्ट के समय किसका आक्रमण हुआ था, तो कलिंग के शासक खारवेल का, ठीक है। अब आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पत्नी के बारे में, इसकी पत्नी का लाइनेज या वंश जो है वो कहा जाता है अमीय या अगीय वंश। ध्यान रखिएगा इसकी पत्नी जो थी, वाइफ जो थी, वो अमीय या अगीय वंश की थी, ध्यान रखिएगा। इसका नाम नागारिका या कहीं कहीं नयनिका भी मिलता है, नागारिका या कहीं कहीं नयनिका भी मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वाइफ का इसने एक नाना घाट अभिलेख लिखवाया था। नाना घाट इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए पीसीएस में पूछा भी जा चुका है कई बार और भी एग्जाम में। तो नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो है तो इसमें क्या है, फर्स्ट एविडेंस लैंड डोनेशन का, भूमि दान का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि दान का फर्स्ट जो है वो एविडेंस है, प्रथम साक्ष्य। और ये भूमि दान किसको दिया गया था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य जो था वो कहां था, कहां मिलेगा, तो नाना घाट अभिलेख में। नाना घाट अभिलेख किसका है भाई, तो नागरिका या नयनिका का है। नयनिका कौन थी भाई, तो सातकर्णी प्रथम की या सातकर्णी फर्स्ट की वाइफ थी, ठीक है। किस वंश की थी, अमीय या अगीय वंश की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाइफ वाले पार्ट को बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा, सवाल कुछ भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइटिल इसका पश्चिमपति यानी कि लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, दक्षिणाधिपति लॉर्ड ऑफ द साउथ। उसके अलावा पेरिप्लस ऑफ एराइथ्रियन सी एक बुक है ये, ठीक है। ये क्या है, पेरिप्लस ऑफ एराइथ्रियन सी, ये एक किताब है, आप इसको लिख सकते हैं, ये जो है ये एक बुक है। और इसका जो राइटर है वो एनोनिमस है, एनोनिमस का मतलब अज्ञात, कोई नाविक है, उसने उसका लिखा हुआ है, ये बुक है, एक किताब है। राइटर जो है एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब जो अज्ञात हो, जिसका नाम नहीं पता हो। तो उसने लिखा है पेरिप्लस ऑफ एराइथ्रियन सी, और इसमें इसकी उपाधि है एल्डर सेरागोनस, एल्डर सेरागोनस। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिक्के हैं जो इसके क्वाइन, उसका एक सिक्का मिला है, तो उसके उस पे एक साइड में, एक पृष्ठ पर, एक साइड का मतलब एक पृष्ठ पे घोड़ा बना हुआ है, हॉर्स बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस बात का साक्ष्य देता है, अश्वमेध यज्ञ का। यज्ञ को अंग्रेजी में यजना बोलते हैं, ठीक है, यज्ञ को यजना बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले लोगों के लिए यजना, अश्वमेध यजना, ठीक है। और दूसरी साइड में, वन साइड पे यहां, दूसरी साइड में अदर साइड, ऐसे लिखिएगा अदर साइड, दूसरे पृष्ठ पर एक तरफ हॉर्स है जो कि अश्वमेध यज्ञ का एविडेंस है, और दूसरे साइड पर अप्रतिरथ चक्र का एक चालक लिखा हुआ है, अप्रतिरथ चक्र का एक चालक, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है दूसरे पृष्ठ पर, ठीक है। ये रिटन है, रिटन ऑन अदर साइड, रिटन ऑन अदर साइड, अप्रतिरथ चक्र का एक चालक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दक्षिणापति हमने बता दिया, जो यहाँ पे दक्षिणापति दोबारा मैंने लिख दिया है, तो चलिए ये कोई बात नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं, दक्षिणापति यहाँ दोबारा लिख दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटिल जो है, यानी टाइटिल को उपाधि आप कहेंगे
हिंदी में उपाधि अगर पूछा जाए। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ इसने 2 किए, ठीक है ना, 2 अश्वमेध यज्ञ। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, मैंने बताया भी था कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जिस जिस टेरिटरी से घोड़ा गुजरेगा बिना रुकावट के वो क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और जिसने घोड़ा वो छोड़ा हुआ है। और अगर कोई पकड़ लेता है उस घोड़े को तो फिर जिस क्षेत्र में पकड़ लिया जाता है तो वहां लड़ाई करनी पड़ती है राजा से, ठीक है। और राजसूय यज्ञ जो होता था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, ठीक है। तो ये आपको 2 यज्ञ इसने किए, किसने, सातकर्णी प्रथम ने। तो यहां पे अब से अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, तो सीमुक, ठीक है। और कैसे उसने स्थापना की, कैसे उसने फाउंड किया अंपायर को, तो मर्डर किया उसने कनवरुलर सुशर्मन को और उसने फाउंड किया सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद इसने कैपिटल कहां बनाया, राजधानी कहां बनाई सीमुक ने, श्रीकाकुलम या श्रीकुलम। तो प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए अब से तो आप कहेंगे सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी श्रीकाकुलम या श्रीकुलम। बाद की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठानपुर, ठीक है। उसके बाद सातकर्णी फर्स्ट पे आ गए थे हम लोग, कृष्ण के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। तो यहां पर इसको कहा गया है रियल फाउंडर, ठीक है। अब से पूछा जाए कि कौन था रियल फाउंडर भाई, तो रियल फाउंडर है सातकर्णी प्रथम, ठीक है। इसके समय में किसका आक्रमण होता है, तो खारवेल का होता है जो कि कलिंग का शासक है, ठीक है। और उसने अटैक तो किया लेकिन सातकर्णी प्रथम ने हरा दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया इसकी वाइफ के बारे में, नयनिका या नागरिका इसका नाम है और ये किस वंश की है, अमीय या अगीय वंश की। नाना घाट इंस्क्रिप्शन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब से अगर पूछा जाए कि नाना घाट इंस्क्रिप्शन किसका है भाई, तो नागरिका या नयनिका का। कौन थी ये, तो वाइफ थी किसकी, सातकर्णी प्रथम की, ठीक है। और इसमें किस चीज का एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस है लैंड डोनेशन का, भूमि दान का। और किसके बारे में कहा गया है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बौद्धों को दान दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम साक्ष्य भूमि दान का कहां पे मिलता है, तो नाना घाट अभिलेख में किसका है, ये नागरिका या नैनिका का, जो कि पत्नी है किसकी, सातकर्णी प्रथम की। अब इनके टाइटल या उपाधि की बात करें तो पश्चिमपति लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, दक्षिणाधिपति लॉर्ड ऑफ द साउथ। उसके अलावा एक किताब है, एनोनिमस राइटर है इसके, मतलब अज्ञात राइटर है, पता नहीं है, पेरिप्लस ऑफ एराथ्रियन सी। तो इसमें इनके टाइटल है एल्डर सेरागोनस, ठीक है। और इन्होंने 2 यज्ञ किए, कितने यज्ञ किए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए और 1 राजसूय यज्ञ किए, ये बता दिया मैंने। इनका जो कॉइन मिला है, सिक्का मिला है, एक साइड पे घोड़ा है जो कि साक्ष्य देता है, एविडेंस है किसका, अश्वमेध यज्ञ का। और दूसरे साइड पे यानी दूसरे पृष्ठ पे लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है अप्रतिरथ रथ का एक चालक। तो ये है आपको सीमुक, और हमने सातकर्णी और सीमुक जो फाउंडर है और सातकर्णी, उसके बाद हमने इनके बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में हमने डिटेल जान लिया। यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन को आपको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन किसी भी स्थिति में आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखिए। कौन सा, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन। अब चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे हाल या हाला के बारे में। ये हमें डिस्कस करना है इनके बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूलर। एंड हु इज द नेक्स्ट रूलर, ही इज हाल और हाला। कहीं हाला लिखा हुआ मिलेगा, कहीं हाल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये जो है, ये हाल या हाल, ये प्राकृत लैंग्वेज जो है, प्राकृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, लर्नेड थे, स्कॉलर थे, ठीक है। और इन्होंने, इनके एक सेनापति थे, हालांकि ही एक सेनापति थे, इनका नाम था विजयानंद, ठीक है। तो उन्होंने श्रीलंका की विक्ट्री की थी, श्रीलंका पे जीत दर्ज की थी। और अगली बात ये है महत्वपूर्ण इनके बारे में कि इनकी वाइफ थी, इनकी शादी हुई थी प्रिंसेस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की राजकुमारी से, जिनका नाम था मलयवती या लीलावती। और ये संस्कृत की स्कॉलर थी, विद्वान थी संस्कृत की, ठीक है।
अब संस्कृत की विद्वान थी और ये प्राकृत भाषा के विद्वान थे, संस्कृत नहीं आती थी इनको, तो बातचीत के लिए, क्योंकि मलयवती से ये बातचीत कर सके, इस वजह से इन्होंने अपॉइंट किसको किया था, सुवर्मन को, सर्ववर्मन को इन्होंने अपॉइंट किया था। किस लिए, संस्कृत सीखने के लिए, ठीक है, संस्कृत सीखने के लिए इन्होंने सर्ववर्मन को अपॉइंट किया था, ठीक है। और सर्ववर्मन ने एक किताब लिखी, कातंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो कि संस्कृत में लिखा था सर्ववर्मन ने, कातंत्र, और कातंत्र का लैंग्वेज क्या था, संस्कृत था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाला ने खुद एक बुक लिखी, हाला ने खुद एक बुक लिखी। अब इस यहां पे मैंने लिख भी दिया है, रिटेन ए बुक, गाथा सप्तशती, यहां पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, और इसके राइटर खुद हैं हाला। और ये लैंग्वेज क्या है, चूंकि ये प्राकृत लैंग्वेज के ही, प्राकृत भाषा के ही विद्वान हैं, तो प्राकृत में लिखा गया। और इनके समय एक और किताब की रचना हुई जिसका नाम था बृहत कथा, और इसके राइटर थे गुणहाड़। देखिए इंग्लिश में लिखने पे कहीं नाम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने गुणहाड़ लिखा है हिंदी में। इसके राइटर कौन थे, बृहत कथा के, तो गुणहाड़, और इनकी भाषा में क्या थी, इसकी बुक की भाषा प्राकृत। तो अब से अगर पूछा जाए कि जो हाल थे वो किस लैंग्वेज के स्कॉलर थे, विद्वान थे, तो प्राकृत भाषा के। इनके समय में किस सेनापति ने जो है श्रीलंका की विजय की, तो विजयानंद ने, ठीक है, विजयानंद ने श्रीलंका की विजय की। तो ये दोनों बातें आपको कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट बात, इनकी शादी जो हुई थी श्रीलंका के राजकुमारी मलयवती या लीलावती से हुई थी, जो संस्कृत की स्कॉलर थी, और इन्हीं से बातचीत के लिए इन्होंने सर्ववर्मन को अपॉइंट किया था, ताकि सर्ववर्मन से ये संस्कृत सीख सके। सर्ववर्मन ने कौन सी किताब लिखी, अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सी किताब लिखी, तो कातंत्र लिखा इन्होंने। और सर्ववर्मन तो चूंकि संस्कृत ही टीच करते थे किसे, हाला को, तो ये संस्कृत में ही ये किताब लिखी गई। इन्होंने, हाला ने खुद एक किताब लिखी, कौन सी, गाथा सप्तशती, और इसका लैंग्वेज क्या था, प्राकृत। ये खुद ही प्राकृत भाषा के जानकार थे। और इनके समय में एक और किताब लिखी गई, पूछा जाए बृहत कथा किसने लिखी, तो गुणहाड़ ने, भाषा क्या थी, तो प्राकृत। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। शादी इनकी किससे हुई पूछा जाए, तो श्रीलंका की राजकुमारी मलयवती से। किस चीज की विद्वान, किस सब्जेक्ट की, किस विषय की विद्वान थी वो, तो संस्कृत की, ठीक है। ये खुद हाला जो थे किस विषय के विद्वान थे, तो प्राकृत के। किताबें कौन कौन सी लिखी गई, कातंत्र इनके समय में, ठीक है, और मुख्य किताबें और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन मुख्य जो इंपॉर्टेंट है, कातंत्र लिखी गई जो सर्ववर्मन ने लिखी संस्कृत में, ठीक है, बृहत कथा लिखी गई जो गुणाढ़ ने लिखी प्राकृत में, और इन्होंने खुद गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाथा सप्तशती लिखा गया है हाल या हाला के द्वारा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Let's move on, and now we'll discuss about the greatest ruler of this dynasty. The greatest ruler of this dynasty is गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, चूंकि ग्रेटेस्ट हैं, देखिए कहीं भी टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, हालांकि मैंने इनका लिख दिया है 106 to 130 AD। अब आप AD में पहुंच गए हैं, ठीक है। मदर इनकी थी गौतमी, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में कि इनकी मदर जो थी वो गौतमी थी। और इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में, तो ये नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे से इनकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से। देखिए, मदर इनकी थी गौतमी, ये भी जानकारी मिलती है, और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो ये अगर आ जाए कि गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो सीधी सी बात है नासिक इंस्क्रिप्शन से। इनके कुछ टाइटल थे, उपाधियां थी, हिंदी में अगर कहें तो अद्भुत ब्राह्मण। तो ये अद्भुत ब्राह्मण, ट्रू ब्राह्मण, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सच्चा ब्राह्मण, ठीक है, ओनली ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बेसिकली सातवाहन भी ब्राह्मण थे, जितने भी देसी सक्सेसर आए ना, नेटिव सक्सेसर, चाहे शुंग हो,
हाँ, चाहे कनु हो या आपको सातवाहन हो, सभी जो थे ये ब्राह्मण थे और ये वैदिक रिचुअल्स को, वैदिक धर्म को फॉलो करते थे। यानी मौर्यंस के बाद अशोक के समय जो देखिएगा कि आप बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। अशोक ने खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके पहले बिंदुसार जो थे, उनके फादर, वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। बिंदुसार के फादर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यानी ग्रांड फादर ऑफ अशोका, वो जैन हो गए थे। ठीक है, तो ये सब देखिएगा, ये बिल्कुल मौर्य साम्राज्य के बाद बदलाव आया और ब्राह्मणों का वर्चस्व एक बार फिर से बढ़ा। जो देशी ताकतें मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आई, उनमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। तो देखिए, ओनली ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, सब कुछ ऐसा बता रहा है जैसे कि वेद को का आश्रयदाता कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। ठीक है, तो जो वेदों को आश्रय देता हो, वेदों को प्रोटेक्ट करता हो, वेदों का समर्थन करता हो, सपोर्टर ऑफ द वेदास, वर्ण व्यवस्था का रक्षक। अब देखिए, वेद में वर्ण व्यवस्था की भी बात की गई है, तो कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम, रक्षक है ये। ठीक है, द्विजावर कुल संवर्धन, देखिए इसके टाइटल है, उपाधि है, द्विजावर होता है, 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, आपके ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण और पहले सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय और फिर वैश्य। शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। तो 3 जो थे ऊपर वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको ये सेक्रेड थ्रेड रिचुअल, जिसको हम जनेऊ कहते हैं ना, जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में, तो सेक्रेड थ्रेड रिचुअल उसको कहा जाता है। तो ये जो रिचुअल था, जो करता था उसको, उनको द्विज कहा जाता था। तो द्विजावर कुल संवर्धन, यानी कि इन कुलों को अपना समर्थन देने वाला, तो ये कहा गया द्विजावर कुल संवर्धन। वेद कटक स्वामी, बिकॉज ही सेटल्ड ए सिटी नियर नासिक, इन नासिक वेद कटक, वेद कटक एक शहर बसाया इसने, इसलिए इसको कहा गया। और ये सब तो आप बस एक बार देख लीजिएगा, ये भी जरूरी है। वेद कटक शहर किसने बसाया? तो वेद कटक शहर बसाया किसने? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वजननी सेरस, इसको कहां कहा गया है, कहां टाइटल दिया गया है? तो फिर यहां पर देखिए, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये किताब है, किसी अज्ञात नाविक में ने लिखी है, यानी एनोनिमस है, कोई एनोनिमस राइटर है जिसने ये किताब लिखी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, और उसमें इसको पूर्वजननी सेरस कहा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारे इनके उपाधि थे, महाराज, राजराज, स्वामी, वरु, वरण, चारु, विक्रम, ये सब एक बार देखने की चीजें, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। इनकारनेशन देखिए, ये राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन का अवतार बताता था खुद को। गौतमीपुत्र शातकर्णी, राम का, कृष्ण का, भीम का, अर्जुन का। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक था, आपसे अगर पूछा जाए सातवाहन डायनेस्टी का कौन सा ऐसा शासक था जो खुद को बताता था अवतार, कि वो इनकारनेशन है किसका? राम का, कृष्ण का, भीम का, अर्जुन का, तो अपने आप को इनकी तरह रिप्रेजेंट करता था, तो वो था गौतमीपुत्र शातकर्णी। एक महत्वपूर्ण बात, ही डिफीटेड नहपान। अब नहपान के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी जब हम सीथियंस यानी शकों को पढ़ रहे थे। देखिए, जब शक भारत में आए थे तो भारत में वो 4 ब्रांचेज में बट गए थे, मैंने बताया था। सेंट्रल एशिया से आए थे, 5 ब्रांच वैसे थे, 1 ब्रांच अफगानिस्तान में रुक जाता है, चला जाता है, और 4 ब्रांच भारत में बनते हैं, एक तक्षशिला, दूसरा मथुरा, तीसरा उज्जैन या अवंती, और चौथा नासिक। तो नासिक में ये शक शासक आप देखेंगे छहरात वंश का था, नहपान। तो इसको गौतमीपुत्र शातकर्णी ने हराया था। ठीक है ना, छहरात डायनेस्टी का था। ठीक है, अब देखिए, जोगल थंबी से ये नहपान के सिक्के मिले हैं, कॉइंस, कितने? 8,000 सिक्के मिले हैं जोगल थंबी नासिक से। नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा जोगल थंबी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नहपान किस डायनेस्टी से था? तो छहरात डायनेस्टी से। ये शक शासक था, यानी कि ये सीथियंस था। ठीक है, और जोगल थंबी से, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से नहपान के सिक्के मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नहपान के 8,000 सिक्के या नहपान के सिक्के कहां से मिले हैं, तो जोगल थंबी नासिक से। ठीक है, और इन सिक्कों पे क्या किया, चूंकि इसने नहपान को हराया, तो इन सिक्कों पे क्या किया इसने, एक तरफ
अपना खुद का, देखिए मैंने लिखा है गौतमी पुत्र सातकर्णी वन साइड, और अदर साइड पे इसने नहपान का डिपिक्शन करवा दिया। क्यों? क्योंकि इससे पता चले क्योंकि इसने नहपान को हराया है, ठीक है, इस वजह से इसने ऐसा करवा दिया। और देखिए उसके बाद इसने अजकालकीय एक क्षेत्र है, टेरिटरी है नासिक में ही, उसको डोनेट किया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, यानी बौद्ध मॉन्क्स को उसने अजकालकीय नाम का क्षेत्र जो है ये डोनेट कर दिया था। इसी विक्ट्री के सिलसिले में, इसी विक्ट्री के उपलक्ष्य में, ये जो इसको नहपान पर विजय मिली तो इसने इस क्षेत्र को दान किया था, हाँ, बौद्धों को। तो ये आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अभिलेख से मिलती है भाई जानकारी? तो नासिक अभिलेख से आपको जानकारी मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप ये टाइटल देख लीजिएगा, टाइटल तो एक बार कहीं से कहीं अगर कभी पूछ दे एग्जाम में, एक बार आपको जानना चाहिए, ठीक है। इतने टाइटल एक बार देख लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सबसे महान शासक हुआ तो इतने टाइटल इसके थे। वेणकटक नाम का शहर किसने बसाया? तो वेणकटक नाम का शहर बसाया गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इनकारनेशन इसने बताया किसका किसका, कि राम का, कृष्ण का, भीम का, अर्जुन का, सबका इनकारनेशन है। अपने आप को पूरी तरह से इसने ब्राह्मण के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। शक शासक किसको हराया था भाई? ये कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सवाल आएगा किस शक शासक को हराया? तो नहपान को हराया। नहपान किस वंश का था? हाँ, तो ये क्षहरात वंश का था। और इनका और ये कहां था, सेंटर कहां था? तो इनका सेंटर था भारत में नासिक। नहपान के सिक्के कहां से मिले हैं? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो नहपान के सिक्के जोगलथंबी से मिले हैं नासिक में, 8000 सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों में इसने एक तरफ एक पृष्ठ पे खुद अपना ये करवाया, डिपिक्शन करवाया, और दूसरे पर नहपान का, ताकि ये बाद में पता चल सके कि इसने नहपान को हराया था। ध्यान रखिएगा क्षहरात वंश का था नहपान, यहां पे मैंने लिख दिया है क्षहरात वंश, क्षहरात वंश। और इसने बौद्धों को नासिक में नहपान को हराने के बाद इसने नहपान को हराने के उपलक्ष्य में ही इसने क्या किया, नासिक में एक टेरिटरी है, अजकाल की एक क्षेत्र है, इसको दान कर दिया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। इसने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को यानी कि बौद्धों को दान कर दिया था। तो ये हमारे पास सातवाहन सातवाहनों के सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है मैंने दे दिया। आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास अब दो और शासक रहते हैं, एक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और एक यज्ञश्री सातकर्णी। इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें लेनी है, तो आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। तो आइए अब हम बचे हुए कुछ शासक हैं उनको देख लेते हैं। जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी मेनली देखना है। पुलवामी थर्ड के बारे में, जो उनके डेथ के बारे में थोड़ी जानकारी वो ले लेंगे। डेथ के बाद सातवाहन जहां पे थे वहां पर, और कौन किसका किसका शासन आ गया था उसको हम देखेंगे यहाँ पर पुलवामी थर्ड की बात। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो बात है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इनका दूसरा नाम एक है पुलोमा, याद रखिए, ठीक है। और इनके बारे में विक्ट्री ओवर आंध्र का क्षेत्र इन्होंने जीता था, इसलिए इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र राज भी कहा जाता है, आंध्र सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि आंध्र का क्षेत्र इन्होंने जीता था। अब देखिए कैपिटल इन्होंने, राजधानी जो बनाया पैठन या प्रतिष्ठानपुर। अभी अभी हमने पढ़ा कि सिमुक ने बनाया था श्रीकाकुलम या श्रीकुलम। तो ये प्रारंभिक राजधानी थी। अगर पूछा जाए कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो श्रीकाकुलम या श्रीकुलम। बाद की राजधानी आपकी पैठन या प्रतिष्ठानपुर बनती है। मेनली मुख्य राजधानी तो बाद में जो बनेगी वही होगी। तो आपको पैठन या प्रतिष्ठानपुर, अगर ऑप्शन में दोनों हो और ऑप्शन पूछा गया हो, अगर 1 2 3 4 करके ऑप्शन हो और उसमें ये ना दिया हो कि प्रारंभिक राजधानी या मुख्य राजधानी, और दोनों हो तब, और आपके ऑप्शन में भी, आंसर ऑप्शन में भी
उन दोनों को लेकर एक ऑप्शन बनाया गया हो तो आप उस ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें कि पैटर्न भी होगा और श्रीकाकुलम भी होगा। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में क्या है। डिफीटेड बाय रुद्रदामन 2 टाइम्स। देखिए रुद्रदामन को हम बार बार पढ़ चुके हैं और बार बार अशोक के समय से ही, मौर्य शासक के समय से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमेशा उसकी चर्चा होती है। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया, बट ही लेफ्ट हिम अनपनिश्ड बिकॉज ऑफ रुद्रदामन्स मैरिज रिलेशन विद हिज ब्रदर। रुद्रदामन का जो एक मैरिज रिलेशन था किसके साथ? गौतमी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के भाई के साथ रुद्रदामन का वैवाहिक रिलेशन था, इसलिए उसने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को छोड़ दिया था। रुद्रदामन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। रुद्रदामन एक शक शासक था, शक शासक था, यानी शीथियंस था। हाँ, हमने पढ़ा था ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि नहपान जो था वो भी शक था, लेकिन वो क्षहरात वंश का था। ठीक है, क्षहरात वंश का था, जिनका संबंध नासिक से था। कि शक जब भारत में आए तो भारत में इनका सेंटर 4 जगह पे था। एक तक्षशिला, दूसरा मथुरा, तीसरा आपको उज्जैन, अवंती या मालवा का क्षेत्र कह ले, और चौथा जो था वो नासिक का था। तो नासिक में हमने भूमक और नहपान को पढ़ा था जो क्षहरात डायनेस्टी के थे, लेकिन मालवा या उज्जैन वाले क्षेत्र में जो शक थे उसमें मेन शासक, और पूरे शकों में अगर कहा जाए तो रुद्रदामन ही महत्वपूर्ण शासक उभर के आया था, जिसका संबंध था उज्जैन या मालवा वाले सेंटर से। ठीक है, तो वहां से ये, और इसका वंश था चेस्टन वंश या कार्दमक वंश। मैंने लिखवाया है, जब मैं शक पढ़ा रहा था, शकों को, सीथियंस को, हाँ, वहां पर हमने लिखवाया था कार्दमक वंश। ठीक है, शक था, यहां पे आप लिख लीजिए। अब ये शक जो था, ये शक था कार्दमक, ये आप लिख लीजिए, कार्दमक या चेस्टन वंश। ठीक है, या तो कार्दमक वंश कहेंगे या चेस्टन वंश कहेंगे, उसी का ये सब था, सीथियन था। ठीक है, अब इसकी जानकारी देखिए, इसी के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, जो कि हमने पढ़ा है सौराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्र में या काठियावाड़ वाले क्षेत्र में हम कहेंगे ये था। ठीक है ना, देखिए यहां पर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का, ये आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, इसी से ये जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पे आ रही है, ये आपको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। वेरी वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉइन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका जो कॉइन मिला है उस पर 2 पतवार वाली नाव का अंकन है, बोट विद 2 ओर्स, 2 पतवार वाली नाव का अंकन है। ये बहुत ज्यादा बल देता था, लवर था ट्रेड का, व्यापार का और नेविगेशन का, समुद्री यात्रा का। ठीक है, नेविगेशन और समुद्री यात्रा का ये बहुत ज्यादा, सॉरी यहां तक हमने देख लिया है। ये हम स्त्री साफ करने के आ गए थे, सॉरी। तो यहां पर हमने जो देखा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में, इनका एक नाम पुलोमा आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आंध्र को जीता था, आंध्र वाले क्षेत्र को, तो इन्हें आंध्र भोज, आंध्र राज, आंध्र सम्राट कुछ भी कहा गया। पैठन प्रतिस्थानपुर राजधानी अगर पूछा जाए कहां था, तो पैठन या प्रतिस्थानपुर। रुद्रदामन ने इसे 2 बार हराया था। रुद्रदामन एक शक शासक था और इसका संबंध था कार्दमक वंश से, या आप इसे चेस्टन वंश का भी कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद इसने हराया तो लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि रुद्रदामन का वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के भाई से जो था वैवाहिक संबंध था। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का जो सिक्का है, कॉइन है, उस पर 2 पतवार वाली नावों का अंकन है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 पतवार वाली नाव, हाँ, वाले सिक्के किसने जारी किए थे? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। 2 पतवार वाली नाव वाले सिक्के किसने जारी किए थे? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। बोट विद 2 ओर्स, हाँ, ये जो बोट विद 2 ओर्स है, वो ऐसे सिक्के जो है कॉइंस बियरिंग बोट विद 2 ओर्स, हाँ, तो ये
सिक्का जो था वो किसने जारी किया था, तो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, नहीं भूलना है। हाँ, और ये जो जानकारी मिलती है रुद्रदामन वाला, मैंने कहा कि उसको हराया था 2 बार लेकिन छोड़ दिया क्योंकि वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के भाई से वैवाहिक संबंध था रुद्रदामन का। इसकी जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो सौराष्ट्र में है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर हम देखें तो एक बार कुछ चीजें हमें अभी देखनी है मैप में, तो इसको मैं मैप थोड़ा सा बना देता हूं। देखिए ठीक है, यहां पर देखिए सौराष्ट्र होगा ना, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र होगा, तो यहीं पे आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन यहीं पे मिलेगा। और इसी में सुदर्शन झील की भी चर्चा है, जिसकी चर्चा मौर्य काल में भी करते आ रहे थे, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहीं पर इसी इंस्क्रिप्शन में है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के बाद यज्ञश्री सातकर्णी। ये लवर था ट्रेड एंड किसका, नेविगेशन का। ट्रेड का मतलब व्यापार, नेविगेशन मतलब समुद्री यात्रा का। तो ये ध्यान रखना है, ये यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में है, ट्रेड एंड इसी पे बल देता था। और इसके क्वाइन पे शिप है, यानी नाव या जलयान, शिप है या बोट कह सकते हैं, शिप या बोट। तो ये ध्यान रखिएगा इसके क्वाइन पे। देखिए अब दोनों में अंतर देखिएगा, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के क्वाइन पे 2 पतवार वाली नाव है, बोट विद 2 ओर्स, ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात है, ये वाली, ठीक है। और यहां पर जो है, यहां पर क्या है, यज्ञश्री सातकर्णी वाले में, यज्ञश्री सातकर्णी वाले में नाव या जलयान यानी शिप का एक तरह से कह सकते हैं अंकन है। इस पे और वाली बात नहीं है, पतवार वाली बात नहीं है। तो हमने देख लिया आपको वशिष्ठिपुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। और अंत में हम देखते हैं पुलवामी थर्ड, जो इसका अंतिम शासक होगा। अब इसमें है कि अंतिम शासक है, आपको ध्यान रखना है कि अंतिम शासक कौन है भाई, तो पुलवामी थर्ड है। इसके मरने के बाद जहां पे सातवाहन है उन क्षेत्रों पे कौन आ जाएगा, तो पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र में आ जाएंगे आभेर। देखिए आभेर, नागपुर वाले क्षेत्र में, नागपुर भी आज महाराष्ट्र में है, तो नागपुर वाले क्षेत्र में वकाटक आ जाएंगे। वेस्ट महाराष्ट्र अगर देखें, ये जो क्षेत्र है, ये पर सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा कौन सा, ये महाराष्ट्र, लगभग ये इस क्षेत्र में आ जाएंगे कौन, आभेर आ जाएंगे। ये जो है यहाँ पर अगर नागपुर वाला क्षेत्र अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर कौन सा, नागपुर में वकाटक आ जाएंगे। आंध्रा, अब देखिए यहाँ पर आंध्रा है, ठीक है ना, ये आंध्रा है, ठीक है। आंध्रा में कौन आ जाएगा, इक्ष्वाकु आ जाएंगे, ठीक है, आंध्रा में इक्ष्वाकु, ये ध्यान दीजिएगा। और कर्नाटक में कदम्ब, फिर चुटू, फिर कुंतल। कर्नाटका में, यहां देखिए कर्नाटका में, ठीक है ना, कर्नाटका में लगभग आप, ये एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनेगा लेकिन मैंने, और तमिलनाडु, देखिए ये वाला क्षेत्र, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये वाला, यहां पर आ जाएंगे पल्लव। अब पल्लव को आप ध्यान दीजिएगा, पल्लव और पहलव में अंतर है। पल्लव हमने पढ़ा था पर्थियंस, जब नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब हम विदेशी उत्तराधिकारियों को पढ़ रहे थे मॉरियंस के, तो हमने बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक को पढ़ा था जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे। फिर नॉर्थ वेस्ट से आए थे शक, जिनको इंग्लिश में सीथियंस कहते हैं, और इंडो ग्रीक को कहते हैं हिंदी में हिंद यवन, हिंद यवन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ये। और पर्थियंस, पर्थियंस जो कि ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ईरान का उत्तरी पार्ट, उनको कहा जाता था पर्थियंस, और हिंदी में उनको कहेंगे पल्लव। अब सॉरी, हिंदी में कहेंगे पहलव, उनको कहेंगे पहलव, पर्थियंस को पहलव। देखिए अंतर, पर्थियंस जो है ना, पर्थियंस देख लीजिए यहां पर, पर्थियंस जो है, पर्थियंस, ये प्रॉब्लम हो रही है, पर्थियंस, ये पर्थियंस जो है इनको कहेंगे पहलव, ठीक है ना। जबकि ये कौन है, ये है पल्लव, पहलव पल्लव, यहां पे ह है, यहां पे ल है, तो तमिलनाडु में आ जाएंगे यहां पर पल्लव, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए यज्ञश्री सातकर्णी लवर था, ट्रेड एंड नेविगेशन का, समुद्री यात्रा का, व्यापार का।
पे बहुत ज्यादा बल देता था, इसके कॉइन पे शिप मिलेगा, यानी नाव या जलयान, बोट या शिप का अंकन मिलेगा। और पुलवामी थर्ड जो आखिरी शासक है, उसकी डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद पश्चिम महाराष्ट्र में आ जाएंगे अभेर, नागपुर में उनकी जगह पे आ जाएंगे वाकाटक, नागपुर आज महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो आंध्रा में इक्ष्वाकु, कर्नाटक में कदम्ब, चुटू और कुंतल, और तमिलनाडु में पल्लव। तो ये हमने देख लिया। हमें यहां पर सबसे ज्यादा जोर देना है, देखिए इसने आंध्र का क्षेत्र जीता, किसके बारे में, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी आंध्र का क्षेत्र जीता। तो आंध्र भोज, आंध्र राज, आंध्र सम्राट कुछ भी कहा गया। कैपिटल पैठन या प्रतिष्ठानपुर, प्रारंभिक कैपिटल जो थी वो श्रीकाकुलम या श्रीपुरम, मैंने देख लिया। रुद्रदामन ने इसे हराया, जो एक शक शासक था कार्दमक वंश का। कहां पे इसका सेंटर था, तो उज्जैन या मालवा कह सकते हैं, ठीक है। और इसने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि रुद्रदामन का वैवाहिक संबंध था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के भाई के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया, बार बार मैं बता रहा हूं, दो पतवार वाली नाव वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के बारे में याद रखना है कि इसके सिक्कों पर दो पतवार वाली नाव का अंकन है। उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, ट्रेड और नेविगेशन पे ज्यादा बल है, समुद्री यात्रा और व्यापार पे। इसके कॉइन पे शिप, अंतर यही है कि इस पे दो पतवार वाली नाव है इसके सिक्कों पे, और इसके सिक्कों पे सिर्फ नाव है, ये आपको ध्यान देना है। और पुलवामी थर्ड पे मरने के बाद पश्चिम महाराष्ट्र पे आ जाएंगे अभेर, नागपुर में आ जाएंगे वाकाटक, आंध्रा में आ जाएंगे इक्ष्वाकु, कर्नाटक में कदम्ब, चुटू और कुंतल, और तमिलनाडु में पल्लव और पहलव का अंतर मैंने बता दिया। पर्थियंस जो नॉर्थ ईरान का पार्ट था, हाँ, उसको कहा जाता था पहलव, ठीक है ना। जो पर्थियंस आए थे उनको पहलव कहा जाता था, और ये है पल्लव। तो इस तरह से आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो इस तरह से आज का वीडियो खत्म होता है, और नेक्स्ट, ये सातवाहन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में अब हम देखेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके लैंग्वेज को, उनके आर्किटेक्चर को और रिलीजन को। ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। उसके बाद सातवाहन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक वीडियो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में और बचेगा, जिसमें हम इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, जिसमें इंडो ग्रीक के आने के बाद, शकों के आने के बाद, पर्थियंस के आने के बाद और कुशानों के आने के बाद क्या भारत पे असर पड़ा, तो इस पे हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल, जय हिंद।